वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिलेशन थियरी पढ़ेंगे। ह्यूमन रिलेशन थियरी दी गई थी एल्टन मायो द्वारा। इससे पहले हमने आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा। आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो थियरी है वो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी गई थी FW टेलर द्वारा। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और ये जो थियरीज है वो सेकेंड यूनिट में है। तो इनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर सारी ही वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ कि स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है इस वीडियो का, कि क्या क्या हम पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप जानते हैं कि उद्देश्य, कि इस यूनिट को पढ़ने के पीछे और इस थियरी को पढ़ने के पीछे के उद्देश्य क्या है। देन इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिकली ओवरव्यू होगा पूरी ही यूनिट का। फिर प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मायो के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कौन सी पर्सनैलिटी है, ये व्यक्ति है कौन, और आखिर उसके बारे में हम आज 21वीं शताब्दी में क्यों पढ़ रहे हैं। देन अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो है उनके बारे में जानेंगे, उनमें इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। Then main findings of Hawthorne experiment, Chester वन Bernard's contribution to human relation theory। चेस्टर वन बर्नार्ड्स जो है वो भी एक इंटेलेक्चुअल थे, स्कॉलर थे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन रिलेशन थियरी में, उसके बारे में जानेंगे। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, द ह्यूमन रिलेशंस वर्सेस क्लासिकल थियरी। जो पहले दो हमने थियरीज पढ़ी वो क्लासिकल थियरीज थी और ये द ह्यूमन रिलेशन थियरी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इसे क्यों एक दूसरे के विरोधी के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, की आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई, इवेल्युएट कहाँ से हुई ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देन कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। देन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर आप क्वेश्चन के आंसर लिखने में इंटरेस्टेड है तो आप आंसर लिखकर चेकिंग के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देन रेफरेंस बताया गया है कि इस PDF को किन किन रेफरेंस की सहायता से प्रिपेयर किया गया है। बेसिकली नोट्स है ये। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि आप जान पाएंगे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिलेशन थियरी का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। एल्टन मायोज थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मायो की जो थियरी है ह्यूमन रिलेशन को लेकर, उसके बारे में जान पाएंगे। देन आप चेस्टर बर्नार्ड के बारे में जान पाएंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस थियरी में, ह्यूमन रिलेशन थियरी में। देन कंपेयर कर पाएंगे बिटवीन क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन थियरी। जो पहले जो दो थियरीज हमने पढ़ी है वो क्लासिकल थियरीज थी और ये है ह्यूमन रिलेशन थियरी, तो उससे आप कंपेयर कर पाएंगे। और आपने जो पहली दो थियरीज नहीं देखी और फर्स्ट यूनिट नहीं देखी, देन आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू फर्स्टली टू वॉच दोज वीडियोज़। और दूसरी बात ये है कि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आप SOL यूनिट से ग्रेजुएशन करें, रेगुलर से करें या एनसी वेब से, सिलेबस सेम रहता है, बाकी यूनिट डिफरेंट है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द ह्यूमन रिलेशन थियरी इज़ अ पाथ ब्रेकिंग थियरी इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एम्फसाइज ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली देखिएगा, ह्यूमन रिलेशन थियरी ना एक पाथ ब्रेकिंग है, मतलब कि इसने सारी ही बैरियर्स को तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये फोकस करती है किस पर, मनुष्य के। ह्यूमन तो मनुष्य ही होता है, हिंदी में मनुष्य कहते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है उस मतलब कि आपने देखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा तो उसमें किस पर ध्यान दिया गया है कि भाई मशीनीकरण लाओ, मशीन से कार्य कराओ, साइंटिफिक हो जाओ, वो है क्लासिकल थियरी। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थियरी किसी ऑर्गेनाइजेशन पर किस पर फोकस करती है, वो ह्यूमन पर फोकस करती है रादर देन मशीन्स। The human relation movement came as a criticism of classical theories, particularly scientific management theory propounded by Frederick
डब्ल्यू टेलर, जिन्हें FW टेलर के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। तो देखिएगा ह्यूमन रिलेशन थियरी जो आई थी उसने क्रिटिसाइज़ किया था बेसिकली और पर्टिकुलरली किसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को, जो कि दी गई थी FW टेलर द्वारा। The Great Depression and economic damage of 1920s and 1940s lay bare the shortcomings of earlier approaches to management. So क्या हुआ, 1920 से 40 के मध्य मंदी आ गई, मार्केट में मंदी आ गई। मंदी आप जानते हैं कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स है वो जैसे कि तैसे ही पड़े हैं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ख़राब हो चुका है। जहाँ पर 50 पीस बिकते थे, सोल्ड आउट होते थे, वहाँ पर 5 पीस बेचने भी मुश्किल हो गई। तो 1920 से 1940 तक क्या हुआ, डिप्रेशन आ गई, इकोनॉमिक डैमेज होना स्टार्ट हो गया, जिसने कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस थी उसमें कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस है वो अब बदलने का समय आ गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियनिज्म एंड एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इम्प्रूव्ड वर्क कंडीशन, लेबर राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी। सो 1920 के आसपास क्या हुआ कि जो लेबर्स है उन्होंने अपने संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आपने आसपास की कोई मार्केट है वहाँ पर आपने देखा होगा कि व्यापारी यूनियन, लेबर यूनियन एट्सेट्रा, तो उस तरीके की यूनियंस बनने लग गई और उन्होंने अपने काम करने के तरीके को सुधारने के लिए मांगे की और मजदूरों के जो अधिकार है उनको उठाना शुरू किया, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया एट्सेट्रा। ये सब चल रहा था 1920 से 40 के मध्य। Such issues created a gap between the managers and laborers, and there was need of increased communication of developing more human way of addressing various problems of organization. So अब यहाँ पर क्या हुआ कि मजदूर तो हड़ताल पर चले गए और जो मैनेजर्स और मजदूरों के बीच क्या हुआ, कड़वाहट पैदा हो गई। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट था वो फीका पड़ने लग गया। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेशन थियरी है वो कहती है कि मशीन के अलावा हमें ह्यूमन पर फोकस करने की आवश्यकता है और जो मैनेजर और लेबर है उन दोनों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है कि भाई कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। हमने आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट होगा जिस पर मैंने वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई कि कम्युनिकेशन अगर अच्छी रहेगी, हेल्दी कम्युनिकेशन रहेगी लेबर और सुपीरियर अर्थात मैनेजर बॉस इनके बीच, देन आप अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। द ह्यूमन रिलेशन थियरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन in a holistic social perspective and highlights the limitation of mechanistic approach to labor productivity and efficiency of an organization. So human relation theory क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल पर्सपेक्टिव से देखती है। अब सोशल पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि देखिएगा अगर कोई कंपनी है, इस कंपनी में अगर 10 लोग कार्य कर रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरे के रिलेटिव्स होंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से देखती है कि अगर उन दोनों की इन लोगों के बीच अच्छी वार्तालाप होगी, इनको काम करने और बात करने का अच्छा मौका मिलेगा, तो आपकी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट्स का वो बढ़ेगा और उसकी सेल भी बढ़ेगी। ये मानते हैं ह्यूमन रिलेशन थियरी वाले। और इनका कहना है कि मैकेनिस्टिक यानी कि मशीन से रिलेटेड अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो लेबर्स की कम कर देती है। द पाइनर ऑफ दिस थियरी वॉज प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मायो। सो इस थियरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, प्रोफेसर जॉर्ज मायो, जिसे एल्टन मायो के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात आती है तो उन्हें इसका जनक माना जाता है या फिर पिता माना जाता है कि भाई ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के पिता थे एल्टन मायो। In collaboration with his colleagues of Harvard Business School, Mayo conducted series of experiment in this field. So, Elton Mayo ने बहुत सारे experiments किए हैं इस theory पर। अब जानते हैं प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मायो के बारे में। प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मायो was born in Australia in 1880.
सो 1880 में उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, एल्टन मायो का। ही स्टडीड साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। सो उन्होंने साइकोलॉजी और फिलोसफी के बारे में पढ़ा। अब एक व्यक्ति अगर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेगा, डेफिनेटली वो ह्यूमन को समझने में इंटरेस्टेड होगा। तो इससे ही पता चलता है कि वो ह्यूमन लाइक ये थियरी क्यों दी, और फिलोसफी ऊपर से पढ़ ली, तो डेफिनेटली इनका लगाव ह्यूमन थियरीज पर ही रहा होगा। उन्होंने एडिलेड यूनिवर्सिटी से अपनी जो पढ़ाई है वो की। ही जॉइंड एज लेक्चरर इन लॉजिक, एथिक्स एंड साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इन 1911। सो उन्होंने एक लेक्चरर के रूप में कार्य किया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड 1911 तक। Later on he was evaluated to the rank of professor of philosophy there। फिर उनको आगे प्रमोशन मिला और वो प्रोफेसर बन गए फिलोसफी के। He pioneered research on psychoanalytic treatment of shell shock। उन्होंने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की। His research finding from the study in the Hawthorne plant of the Western Electric Company throw light on industrial and organizational psychology as well as certain aspect of sociology। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट ने पूरी ही ज़िंदगी बदल दी, और वो एक्सपेरिमेंट था हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट, जो कि किया गया था एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। आपको पता है, जो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा कि 1920 से 1940 के बीच मंदी आ गई थी मार्केट में। तो जो कंपनियां थी उन्होंने तय किया कि जो मैनेजमेंट का तरीका है वो चेंज करना है। देखिएगा, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल अबाउट क्या है, मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट कैसे करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट। तो यहाँ पर वही बात है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देखें या गवर्नमेंट सेक्टर में। एक आईएएस को भी मैनेज करना है डिस्ट्रिक्ट, अगर वो डीएम बनेगा तो एक आईपीएस को भी मैनेज करना है, और मैनेजर को भी मैनेज ही करना है। इनका काम है मैनेजमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। अर्ली एक्सपेरिमेंट, सो जो एक्सपेरिमेंट किए गए एल्टन मायो द्वारा उनके बारे में जानते हैं। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स। In 1923, Mayo conducted his first research in a textile mill near Philadelphia। सो उन्होंने 1923 के बीच एक रिसर्च कंडक्ट की एक टेक्सटाइल मिल में। टेक्सटाइल मिल आप जानते हैं, कपड़ों की कोई मिल होगी वहाँ पर। कहाँ पर ये की थी? फिलाडेल्फिया में। देन इट वॉज लेटर टर्म्ड एज फर्स्ट इंक्वायरी, फिर इसे फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से जाना जाने लगा। This research site was a highly organized sector। सो एक organized sector था ये। The environment for worker there was conductive। सो conductive environment था। Despite this, the general labor turnover absenteeism in all the departments was estimated to be approximately 5% per annum। Again, in the mull spinning department, the turnover was approximately to 50%. Various incentives were provided to the workers to improve the situation, however, without much success. Subsequently, Elton Mayo and his team studied the multi-spinning department from various directions. On the basis of his research, he found that workers suffered from fatigue or lack of adequate rest, and there was a need of इंट्रोड्यूसिंग रेस्ट पीरियड फॉर देम। अब बेसिकली देखिएगा, यहाँ से जहाँ तक रेस्ट पीरियड तक की बात है तो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो इन्होंने एक टेक्सटाइल मिल में रिसर्च की जिस 1923 में, तो उसको फर्स्ट इंक्वायरी का नाम दिया, और इन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिसर्च की, उनके बारे में जाना, उनके बारे में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में पूछा उन्हीं लोगों से। देन इन्होंने क्या पाया कि लोग अपने कार्य से सेटिस्फाइड है, मतलब कि उनका जो काम करने का तरीका है, आवर्स है, वो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो रेस्ट नहीं मिलता है काम के दौरान उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट आवर मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फटीग और लैक ऑफ एडिक्वेट रेस्ट के कारण लाइक डिप्रेशन में जाना एट्सेट्रा का सामना करना पड़ता है। द मोटिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द स्कीम वॉज ट्रेमेंडस।
मायोज स्टडी वॉज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। सो कॉम्प्रिहेंसिव है इनकी थियरीज मायो की। इट टुक इनटू अकाउंट प्रोडक्शन लेवल, रेस्ट पीरियड, वर्किंग कंडीशन, ओकेशनल एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। सो मायो जो है वो अपनी स्टडी में क्या क्या ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्शन लेवल, रेस्ट पीरियड कि भाई लेबर्स को रेस्ट पीरियड कितना दिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस, ओकेशनल एक्सीडेंट्स। अब किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। बेसिकली मजदूर तो मिलों में कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, तो उनको एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, आगे हम पूरी थियरी पढ़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। बाकी रीडिंग से ही, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप इंग्लिश समझते हैं और आप समझ जाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। ओके। By delegating the decisions of resting periods of the workers, the management in textile mill set in motion the social interaction between management and workers. It started a new beginning. So ये तो एक शुरुआत थी। देखिएगा इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने फर्स्ट इंक्वायरी रिसर्च की मैनेजमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर इन्होंने पाया कि इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरेक्शन जो है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच वो कम है। वहीं पर लैक ऑफ जो प्रोडक्शन है, लैक ऑफ रेस्ट है मजदूरों में का कारण है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर आपको बहुत मतलब कि अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो टीज़र और टेलर था जो अभी हमने पढ़ा। अब स्टार्ट होती है मूवी द केरला स्टोरी। क्या आपने देखी? अगर नहीं देखी तो देख कर आइएगा। मैंने भी अभी नहीं देखी। आई एम प्लानिंग टू वॉच दैट मूवी। लाइक रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, जाकर देखनी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम इट, द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो है एल्टन मायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थियरी ने, इस एक्सपेरिमेंट ने एल्टन मायो को लाइक पीढ़ियाँ याद करे ऐसा एक्सपेरिमेंट ये था। लाइक एल्टन मायो की ज़िंदगी पलटने वाला एक्सपेरिमेंट। अब हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था उसके बारे में जान लेते थे। द हाउथ्रोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी एट शिकागो हैपन टू बी वन ऑफ द प्रोग्रेसिव फर्म इन द यूएस। सो हाउथ्रोन एक प्लांट था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, तो एक बहुत ही मतलब कि सक्सेसफुल फर्म था यूएस में। देन इट वॉज रेप्यूटेड फॉर बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, फेवरेबल वर्किंग आवर्स एंड वेरियस फैसिलिटीज़। सो ये जाना जाता था मज़दूरों के हित के लिए कि भाई यहाँ पर मज़दूरों को बेटर वर्किंग आवर्स मिलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, फेवरेबल वर्किंग आवर मिलते हैं, मतलब कि समय से काम करो, समय से घर जाओ, वैसे फेवरेबल आवर्स मिलते हैं, और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है इस कंपनी द्वारा। बट फ्रॉम द अर्ली 1920s, 1920 के आसपास क्या हुआ, मंदी आने लग गई। द फर्म वॉज रिड्यूस टू मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या हुआ फिर, कंपनी मंदी आ गई, कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपना जो फैसिलिटीज़ देने का तरीका था मैनेजमेंट को, मजदूरों को, वो मॉडरेट लेवल में कर दिया, कम कर दिया। The management of the firm attempted every positive change to improve productivity as suggested by the scientific management theory and classical theories of organization, but the results were not satisfactory. तो इस कंपनी ने अपना प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाने के लिए जो भी अप्रोचेस थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की और क्लासिकल थियरीज की, उन्हें अपनाया, ताकि भाई कि कंपनी जो है वो आगे बढ़े, कम से कम प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी तो बढ़े। लेकिन फेल हो गई कंपनी इसमें भी। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैड अप्रोच्ड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। फिर क्या हुआ कि ये कंपनी जो थी वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गई, ताकि वो अलग अलग बिजनेस टीचर्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके या फिर कोई राय ले सके अच्छी। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का केस है तो वो डेफिनेटली एक
एडवोकेट या लॉयर के पास जाएगा, उसे ही कानूनी नॉलेज होगी कि अब इस केस में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। तो उसी प्रकार ये कंपनी भी गई बिजनेस टीचर्स के पास जो इसको अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन से टैकल किया जाए। तो वो कंपनी वहाँ पर गई। हेंस एल्टन मायो एंड his associate took this responsibility and conducted a series of experiments and put forward their human relation approaches to organization. The notable studies of this Hawthorne experiment are as follows। तो देखिएगा इसकी जिम्मेदारी किसने ली? एल्टन मायो ने, कि भाई हम आपकी कंपनी में पहले तो रिसर्च करेंगे, मतलब कि बिना रिसर्च के तो हम नहीं बता सकते कि आपकी कंपनी क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रही है एक्सेट्रा। तो रिसर्च की इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ, और रिसर्च में पहला नाम जो आता है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 1927 के बीच तक चला था। In this experiment, two groups of female workers who were engaged in assembling telephone relays were placed in two separate rooms। So दो ग्रुप थे women workers के, तो उनको अलग अलग दो रूम में दो रूम में डाल दिया गया इन द सेंस कि उनका काम पहले एक ही जगह पर होता था, उसके बजाय इन्होंने दो अलग अलग मतलब कि पार्ट बनाए, जैसे कि पार्ट ए दे दिया वन रूम को, पार्ट बी दे दिया रूम वन को। अब यहाँ पर इन लोगों ने समझना स्टार्ट किया कि एक जगह पर अलग तरीके से अपना प्रोडक्शन है वो किया जा रहा था, दूसरी जगह पर दूसरे तरीके से। तो वो जानना स्टार्ट कर रहे थे कि कौन सा बेटर रहेगा। वन वॉज अ टेस्ट रूम एंड अनदर वॉज अ कंट्रोल रूम। सो एक था टेस्ट रूम, दूसरा था कंट्रोल रूम। द ऑब्जेक्ट वॉज टू स्टडी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली उनको प्रोडक्शन का लेवल जानना था उन दोनों ही रूम से। द हाइपोथेसिस वॉज दैट द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कोरेस्पॉन्ड positively with the enhanced degree of illumination. The control group remain with constant illumination of the level and the type with which the two groups started. Experimental changes were introduced periodically in the test group's room. So change अलग अलग आते रहे इन rooms में। Then slowly a change was effected in the working conditions। फिर यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, working जो conditions थी वहाँ पर एक चेंज अफेक्ट करने लग गया। इट ऑब्जेक्ट्स वॉज टू मार्क द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द आउटपुट। फिर यहाँ पर इन चेंजेस पर ही स्टडी करनी थी और इनका जो आउटपुट आ रहा था, जो परिणाम आ रहा था, उन पर फोकस करना था। द रिसर्च वर्क कंटिन्यूड फॉर 2 years। जो ये रिसर्च थी वो 2 साल तक लगभग चली। इट वॉज ऑब्जर्व दैट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन production increased in both the control and experimental room। so दोनों ही जगह पर production बढ़ा। The findings were a bit surprising। Then the rest period were deliberately altered। Change was also affected in wage payment, duration of work, room temperature, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। अब चेंजेस क्या किए गए थे, क्या बदलाव किए गए थे, जैसे कि उनकी सैलरी में, काम करने के घंटों में, रूम का जो टेम्परेचर है उसमें, और जो उनके बीच वार्तालाप होते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब कि महिलाओं के बीच जो चर्चा होती है वो काम करते करते, कि आपके घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी कैसे हैं एक्सेट्रा, जो चर्चाएं चलती हैं। टू assess their impact on productivity, however quite contrary to the expectations of the researchers. The group kept a steady growth rate. The researchers concluded that the better communication between managers and workers during the experiment and increased attention to the workers' situation by the research group led to the positive result। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट किस तरीके से मिले, क्योंकि जो वर्कर और जो मैनेजमेंट था, मैनेजर, उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हुई, हेल्दी कम्युनिकेशन। दूसरा कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इन पर रिसर्च की, उनकी कमियों को जाना और उन सिचुएशंस को टैकल करने की कोशिश की, उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देन रिले असेंबली स्टडी। सो ये बेसिकली 1927 से 32 तक चली थी, 1932 तक, with a view to critically analyzing the hypothesis of illumination theory and assessing the impact of variety of factors on productivity। The two new groups were formed। फिर अब यहाँ पर 2
नए ग्रुप फॉर्म किए गए। क्यों? क्योंकि जो इल्यूमिनेशन थियरी थी उसको क्रिटिकली अब यहाँ पर एनालाइज करना था, उसकी अग्नि परीक्षा थी। It was based on the two hypotheses which were proposed by the researchers after the illumination studies. The first hypothesis, firstly, it was found that the individual wage enhancement stimulated increase in the output. मतलब कि जो तनख्वाह है वो अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आउटपुट इंक्रीज होगा, अच्छा आएगा। द सेकेंड हाइपोथेसिस, जो दूसरी हाइपोथेसिस थी वो थी, सेकेंडली इट वॉज ऑब्जर्व दैट पॉजिटिव चेंजेस इन सुपरविजन मेथड्स इम्प्रूव द एटीट्यूड्स एंड आउटपुट। कि अगर पॉजिटिव और अच्छे से अगर मजदूरों के साथ वार्तालाप करते हैं, आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो जो मेथड्स है वो इम्प्रूव होंगे और आउटपुट अच्छे आएंगे। इन दिस स्टडी द टू ग्रुप्स वर ऑफर्ड इंडिविजुअल इंसेंटिव्स और पीस वर्क बेसिस। मतलब कि इंडिविजुअल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ग्रुप इंसेंटिव्स क्या होते हैं, वो आपको जानना चाहिए। ग्रुप इंसेंटिव्स मतलब कि आपका एक ग्रुप है, आपके पूरे ही ग्रुप को इंसेंटिव्स दिया जाएगा। मतलब कि ग्रुप बेसिस की, ग्रुप ए ने अच्छा कार्य किया, ग्रुप बी ने कार्य किया। इंडिविजुअल इसमें एक व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे कि अगर आपने कार्य अच्छा किया 100 लोगों के बीच तो आपको इंसेंटिव दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या किया गया था, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स दिए गए थे पीस वर्क पर, कि जितने पीस, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा 250 पीस बनाए हैं तो इसे ज़्यादा इंसेंटिव्स मिला। किसी ने 150 बनाए हैं वो सेकंड पर आया, मान लीजिएगा इन्हें 18,000 इंसेंटिव मिल गया, इन्हें 15,000 इंसेंटिव मिल गया। और जो थर्ड आया जिसने 100 पीसेस बनाए उन्हें 100 मतलब कि 10,000 इंसेंटिव्स मिल गया। तो इंसेंटिव्स इस तरीके से देना स्टार्ट कर दिया गया। इंसेंटिव्स मतलब कि आपकी सैलरी से ऊपर का, मतलब कि आपने जो कंपनी को फ़ायदा दिलवाया उसमें कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इनिशियली द टोटल आउटपुट इम्प्रूव वेयर इज इट रिमेन्ड कंस्टेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। मतलब कि जो परिणाम थे वो अच्छे आए। द सेकेंड ग्रुप was placed on individual incentive plans. Variation in the rest period and duration of work and their impact on productive output were also studied. There was an average rise of productive output over a period of 14 months. The researchers did not confirm that the first hypothesis. It was found that no wage but other condition enhanced the output इन बोथ द ग्रुप। तो रिसर्चर्स ने पाया कि पहला जो ग्रुप था उसमें क्या था, इनको तनख्वाह प्रभावित नहीं कर रही थी। मतलब कि दूसरी कंडीशंस जो है वो प्रभावित कर रही थी। जैसे कि बहुत से लेबर्स ऐसे होते हैं कि कम तनख्वाह भले मिल जाए लेकिन जो वातावरण है कंपनी का वो अच्छा रहे, बोलने का तरीका अच्छा रहे, तो हम अपने दिल से कार्य करेंगे, हम अपना ही कार्य समझेंगे। लेकिन अगर कंपनी में तनख्वाह ज़्यादा है और आपको आपका मैनेजर आके अपशब्दों का प्रयोग करता है आपके साथ, तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है और जो मजदूर है वो कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। अगर कोई आपको अपशब्द कहे तो कई लोग होते हैं जो नहीं सुनना चाहते, तो उन्हीं अपशब्दों को मन में बिठा लेते हैं और उसका प्रभाव कार्य में देखा जाता है। In order to find out the validity of the second hypothesis, working condition was made more relaxed, conductive and cordial. मतलब कि सेकेंड ऑर्डर में क्या हुआ कि वर्किंग आवर जो है वो अच्छे कर दिए, कंडीशन अच्छी कर दी बेसिकली। फ्री एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन वॉज एनकरेज्ड अमंग फेलो वर्कर्स एंड सुपरविजन। मतलब कि जो मैनेजर है और आसपास में जो काम करते हैं उनके बीच मतलब कि फ्रैंकली कन्वर्जेशन जैसा कि आप अपने दोस्त के साथ करते हैं वो अलाउ कर दी। सुपरवाइजर्स मॉडिफाइड देयर मैनेजरियल प्रैक्टिस, मतलब कि उनकी जो प्रैक्टिस थी मैनेजर किस तरीके से बर्ताव करेगा वो मॉडिफाइड की गई थोड़ी। दे रिस्पॉन्डेड विद द वर्कर्स इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, फिर वो वर्कर्स के साथ डेमोक्रेटिक मैनर में बात करते थे। द वर्कर्स केम टू रियलाइज दैट दे वर इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोडक्टिव सिस्टम, इट लेट देयर रिस्पॉन्स टर्निंग मोर पॉजिटिव। सो वर्कर्स को लगा कि भाई अब वो भी इस कंपनी का पार्ट है और वो इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक पार्ट है, भाग है इस कंपनी का, तो उन्हें भी अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मायो दैट वर्क सेटिस्फेक्शन लार्जली डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सोशल पैटर्न ऑफ वर्किंग ग्रुप। सो मायो के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो वर्किंग पैटर्न है
वो मैटर करता है सेटिस्फेक्शन पे, कि आपके जो लेबर है वो क्या सेटिस्फाइड है आपके बिहेवियर से, आपके लाइक वातावरण से, आपकी कंपनी के इनफॉर्मल सोशल पैटर्न से, कि क्या आप उनको अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करने देते हैं एक्सेट्रा, उसी पर मैटर करता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉर्डियल टेक्निक ऑफ सुपरविजन पॉजिटिवली इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, कि कॉर्डियल होगा मतलब कि सुपरविजन जो है, सुपर ऑफिसर्स जो है, मैनेजर्स जो है, बॉस है, सुपीरियर्स है, उनको अगर ये बताया जाए कि मजदूरों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, देन आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होगा। ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स 1928 to 31, Mayo and his team conducted another study during 1928 to 31. It was related to human attitude and sentiments. अब यहाँ पर ये स्टडी किस पर की गई? ह्यूमन एटीट्यूड की, एक व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा रहता है, सेंटिमेंट कैसे रहते हैं। फॉर दिस दे इंटरव्यूड 21,000 वर्कर्स एंड आस्क्ड देम टू एक्सप्रेस फ्रीली देयर ओपिनियन अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड द पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। सो इन्होंने क्या किया, 21,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, और उस साक्षात्कार में इन्होंने उन मजदूरों से कहा कि आप अपने जो काम में आप जो जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं उनके बारे में आप बेझिझक बताइए, कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, काम का क्या कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन के बारे में आप बेझिझक बताइए। देन these interviews were more of an attempt to boost the morale of the workers than collecting data about the various problems faced by the workers। तो यहाँ पर ये इंटरव्यूज़ क्या था, मोरल को बूस्ट करना था, ना कि वर्कर का डेटा कलेक्ट करना था। It was observed that without proper appreciation of the feeling and sentiments of the workers, it is difficult to delve deep into their real problems। मतलब कि अगर हम उन्हें अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स है वो उन्हें नहीं जान पाएंगे। In the process, the research team acquired new insight in understanding the concerns of the worker। The study identified mainly 3 things। तो इस स्टडी में कौन सी 3 थिंग्स थी? फर्स्टली, collection of information about the problems faced by the workers create a feeling of equality among the workers, since they find place to participate in managerial decision making। This create hope of improved working environment। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिएगा कि एक कंपनी में, ये आपकी एक कंपनी है और इस कंपनी में आप मैनेजर हैं। आपने एक मीटिंग रखी, ना कि बॉस के साथ और ना ही सुपरवाइजर्स के साथ, आपने ये मीटिंग रखी है अपनी कंपनी के लेबर के साथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कंपनी के। अब 10 लेबर के साथ आपने ये मीटिंग रखी, इनको अब चाय समोसा खिलाया, इनके साथ आप फ्रेंकली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने एक मजदूर ए से पूछा कि भाई मजदूर ए, कैसा हालचाल है आपका, क्या घर में सब ठीक ठाक? तो वो बताता है हाँ सर ठीक है, वैसा। फिर आप फ्रेंकली बात करते हैं, धीरे धीरे आप उनके माइंड से खेलते हैं। अब माइंड से खेलना आना चाहिए। अब धीरे धीरे फ्रेंकली बात की, अब इसी फ्रेंकली बात में आप पूछ रहे हैं, और भाई मजदूर भी कैसे हो, बढ़िया, कैसा चल रहा है कंपनी का माल, क्या हमें बदलाव की आवश्यकता है, क्या कोई मजदूर किसी प्रकार की कोई समस्या फेस करता है, अगर करता है तो वो समस्या क्या है, उस तरीके से आपने मजदूरों से पूछा। तो मजदूरों को भी अच्छा लगेगा कि भाई मेरा मैनेजर जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है और उन प्रॉब्लम्स को आगे पहुंचाकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या रहा, प्रॉब्लम्स हट गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वर्किंग एनवायरनमेंट में। सेकंड जो बात है वो है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसर्च टीम एनकरेज मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर। अब प्रॉब्लम्स जान ली तो उस पर रिस्पॉन्स भी कीजिए कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, बेसिकली यही बात है। Then third, it was felt that the researchers for understanding the real problem of the worker, it is necessary to appreciate their sentiments and feelings. This in turn derive both from employees' personal history and social situation। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर कर अप्रिसिएट करना है, कि अगर कोई मजदूर अच्छा कार्य कर रहा है तो अप्रिसिएट करना है, उनकी सेंटिमेंट, उनकी फीलिंग्स को समझना है।
Okay, then the bank writing observation study 1931 to 32. This experiment involved a group of 14 men जिसमें 9 wirers, 3 soldiers, 2 inspector थे, who were assigned to do a wiring job with which also included the job of soldering and fixing the terminals. So इनको अपना अपना कार्य करना था. अब देखिएगा इसमें वायरिंग और सोल्जर्स इंस्पेक्टर कहाँ से आ गए. हम ये जो स्टडी पढ़ रहे हैं ये स्टडी एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हुई है किसी कंपनी के. ओके, सो वेजेस वर पेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव्स. ग्रुप इंसेंटिव्स आप जानते हैं, मैंने अभी समझाया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव्स, एंड ईच नंबर गॉट हिज शेयर ऑन द टोटल आउटपुट ऑफ द वर्क. सो ईच जो मेंबर है वो अपने अपने कार्य के हिसाब से अपना जो इंसेंटिव है वो पाता था आफ्टर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन. In contrast to their expectation, researchers found that the workers were reacting positively to the incentives. So workers जो थे वो positively react कर रहे थे अपने incentives में. अगर incentive ज़्यादा अच्छा मिलेगा, सैलरी 10,000 है और 10,000 इंसेंटिव आ रहा है तो कितना खुश होगा वर्कर. तो उसी तरीके से पॉजिटिव उनका आ रहा था रिएक्शन. वर्कर्स फिक्स्ड देयर ओन प्रोडक्टिव टारगेट विच वॉज द लोअर देन द टारगेट फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट. सो वर्कर्स जो है उन्होंने अपना अपना टारगेट फिक्स्ड किया. देयर वॉज एन इनफॉर्मल कॉन्सेंसस अमंग द वर्कर्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म रेट ऑफ आउटपुट, and workers did not try to increase or decrease production from the standard they agreed for themselves. So वो जो जितना तय करते थे उतना ही प्रोडक्शन करते थे, ना ही कम करते थे ना ही ज़्यादा करते थे. Thus the researchers uncovered the underlying groups psychology and informal code of behavior that influences over industrial productivity. Such behavioral pattern among the workers was directly attributed to deep-seated डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट. सो इनका बेसिकली क्या था कि इनको लगता था कि मैनेजमेंट अच्छे से इनको इंसेंटिव्स नहीं देता एक्सेट्रा, तो ये डिस्ट्रस्ट था मैनेजमेंट को लेकर. इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द ग्रुप यूज्ड इनफॉर्मल प्रेशर टू रेक्टिफाई द डेविडेंट मेंबर. द फॉलोइंग रूल्स वर फ्रेम्ड. टू मच वर्क शुड बी अवॉइडेड. इफ वन डज सो ही शी विल बी रिगार्डेड एज रेट बस्टर. सो ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और अगर करना है तो उन्हें मतलब कि जो व्यक्ति करता है उसे रेट बस्टर के नाम से जाना चाहिए. टू लिटिल वर्क शुड बी डिस्करेज. बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, और अगर कोई करता है तो उसे चेल्सलर के नाम से जाना चाहिए. एनीथिंग नेगेटिव अबाउट अ फेलो वर्कर शुड नॉट बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर. अब देखिएगा फ्रेंड्स में बात चलती है, कई फ्रेंड्स में पॉजिटिव बात चलती है, कई में नेगेटिव चलती है. अब जो नेगेटिव है वो हर बार चुगली तो नहीं करनी चाहिए कि भाई ये कहता है वो एट्सेट्रा. सो चुगली नहीं करनी है यहाँ पर. नोबडी शुड अटेम्प्ट सोशल डिस्टेंस और एक्ट इन अ ऑफिशियस मैनर. कि भाई अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करनी है और एक ऑफिशियस मैनर में नहीं बिहेव करना है आपको, मतलब कि फ्रेंकली रहिए. Thus, this study was very useful in highlighting the fact of intra-group forces in the working of an organization. तो ये स्टडी हेल्पफुल रही थी हाईलाइट करने में फैक्ट को इंट्रा ग्रुप फोर्सेज में वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के. अब मेन फाइंडिंग्स ऑफ हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसकी फाइंडिंग्स क्या है इस एक्सपेरिमेंट के. पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट्स जान लिए हैं, अब इनकी फाइंडिंग्स के बारे में जानते हैं. The Hawthorne experiment and subsequent studies were very important in highlighting the working of informal organization and socio-psychological factors as major determinants of workers' satisfaction and organizational output. This study has led to the understanding of importance of human factors in organization and necessity of proper communication system between the management and workers. The findings of experiments of Mayo and his associates can be summarized as below. So यहाँ पर देखिएगा इनकी फाइंडिंग्स क्या रही थी. सोशल फैक्टर्स इन आउटपुट्स कि भाई जो परिणाम निकल के आते हैं उसमें सामाजिक फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है.
The level of organizational effectiveness is determined not by the official prescriptions but by the social norms. कि जो effectiveness है वो determine करता है social norms पर, ना कि prescriptions पर. वर्कर्स आर नॉट मेयर कॉक्स इन द मशीन, कि वर्कर्स सिर्फ कॉक्स नहीं है मशीन के लिए. दे आर ह्यूमन बींग, कि वो मनुष्य है विद सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो समाज से जुड़े हुए हैं, विद इन विच इन टर्म डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन. की सोशल फैक्टर डेफिनेटली डिटरमाइन करता है. ग्रुप इन्फ्लुएंस. अब ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या है कि इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स वर्कर्स नॉट मेयरली एक्ट एज एन इंडिविजुअल बट डू एज मेंबर ऑफ अ ग्रुप. कि वर्कर अकेले नहीं होते, वो एक ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं. ग्रुप स्टैंडर्ड्स एक्सर्ट मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. कि ग्रुप जैसा कार्य करेगा. अब जैसे कि कोई यूनियन बन गई, यूनियन ने एक निर्णय लिया कि 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो एक वर्कर भी इसी ग्रुप को फॉलो करेगा, तो ग्रुप मैटर करते हैं. तो यही बात यहाँ पर बताई गई. रिवॉर्ड एंड सैंक्शंस, कि अगर आप वर्कर्स को उनके अच्छे कार्य के लिए रिवॉर्ड देंगे और बुरे कार्य के लिए सैंक्शन करेंगे, तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा. सुपरविजन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिकम एक्सेप्टेबल टू वर्क इफ़ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्कशन. कि अगर जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व रहेंगे मजदूरों के साथ टॉकिंग में, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और कम्युनिकेशन डेफिनेटली रोल प्ले करेगा, कि कम्युनिकेशन होनी ही चाहिए मैनेजमेंट में. देन अब चेस्टर वन बर्नार्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन रिलेशन थियोरी में, उसके बारे में जानते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है इस थियोरी में, वो है चेस्टर बर्नार्ड्स, जिसे कॉमनली बर्नार्ड्स के नाम से जाना जाता है. अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन इज चेस्टर फर्स्ट बर्नार्ड, which is reflected in his work The Functions of Executive 1938. उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था The Functions of Executive 1938 में. मेन फीचर ऑफ Bernard's theory of organization can be summarized as below. Organization as cooperative system, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें कोऑपरेटिव सिस्टम के रूप में कार्य करना चाहिए, मतलब कि सभी को कोऑपरेट करना चाहिए आपस में. कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कोऑपरेशन होना जरूरी है. इंडिविजुअल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स. मतलब कि मान लीजिएगा कि आपका एक ग्रुप है, एक ग्रुप में आपका एक व्यक्ति को मिला है 15 पीसेस बनाने का कार्य, दूसरे को मिला है 5. अगर 5 वाले का काम जल्दी हो जाए तो इससे 5 ले ले, तो दोनों के बीच 10-10 पीस, मतलब कि कोऑपरेशन है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. तो उसी प्रकार कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है, इनका मानना था. दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है कि मजदूरों के साथ जहाँ पर फॉर्मली बिहेव करना है वहाँ पर ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल भी होना ज़रूरी है, मतलब कि फ्रेंकली होना भी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर के लिए. कंसेंट थियरी ऑफ अथॉरिटी. अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, कंसेंट और एक्सेप्टेंस शुड बी बेसिस ऑफ अथॉरिटी. की भाई जो गलतियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करो और जो कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करो. इफेक्टिवनेस ऑफ द अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाय द विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स. की जो सबऑर्डिनेट्स है वो पार्टिसिपेट करे और डिटरमाइन करे अपनी विल को. ही हैज़ आइडेंटिफाइड 4 इसेंशियल प्री कंडीशंस. तो उन्होंने 4 प्री कंडीशंस आइडेंटिफाई की है. इंटेलिजिबिलिटी, कंफर्मिटी टू द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, compatibility with personal interest and physical and mental ability to comply behind the acceptance of authority. So इन्हें आप लिख लीजिएगा. Then inducement contribution balance. So Bernard sought to bring equilibrium between contribution in an organization in terms of labor and satisfaction level generally circulated in terms of inducement and incentives. Moral responsibility, की moral responsibility of executive from the backbone of an organization. Then communication इन्होंने भी highlight किया है. अब जानते हैं the essence of human relation approach. First, human relation theory in contrast to other
classical theories views organization in its holistic social perspective, emphasizing on the human elements in the working organization. So basically देखिएगा, अगर हम ह्यूमन रिलेशन थियरी को साइंटिफिक और क्लासिक थियरी के साथ हम कंपेयर करें तो ह्यूमन रिलेशन थियरी बेसिकली फोकस करती है सामाजिक मुद्दों पर, कि एक मजदूर समाज से जुड़ा हुआ है और समाज प्रभाव करता है उस इंडिविजुअल पर. तो बेसिकली यहाँ पर ये एलिमेंट्स है. सेकंड है कि द ह्यूमन रिलेशन थियरी बिलीव्स दैट ईच वर्कर कैरीज विद हिम हर कल्चर, एटीट्यूड, बिलीफ एंड वे ऑफ लाइफ, कि सभी वर्कर जो है वो अपने साथ अपने जो संस्कृति है, संस्कार है, जो मान्यता है उसको भी साथ लाता है. ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रॉपर कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस सोशियो कल्चरल फैक्टर, कि ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा. अब देखिएगा, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि शुक्रवार को वो लोहा नहीं छूते हैं, तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए लाइक ऑर्गेनाइजेशन को. द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. सो सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं वर्कर की प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फेक्शन को. थर्ड है दैट दिस थियरी आइडेंटिफाइज द इम्पैक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑन मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी. सो ये मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बात करते हैं. फोर्थ है इट एम्फसाइजेज ऑन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द वर्कर्स एंड नीड ऑफ सोशल सॉलिडरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो अगर ओवरऑल लिखने को आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सोशल फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देती है ये थियरी. फिफ्थ है ह्यूमन रिलेशन थियरी डिस्कवर्स अ न्यू फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, विच मे रिड्यूस द गैप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. अब यहाँ पर द ह्यूमन रिलेशन थियरी वर्सेस क्लासिकल थियरी, अब इन दोनों की लड़ाई WWE स्टार्ट होती है. Like other classical theories, the human relation theory acknowledges the importance of management in efficient production. However, it differs in its basic approach to the organization from the former. So अब देखिएगा, दूसरी जो थियरीज है उन्हीं की तरह ह्यूमन रिलेशन थियरी भी मैनेजमेंट को एफिशिएंट करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, लेकिन ये दूसरी जो थियरीज है उनसे डिफरेंट थियरी है. ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन फैक्ट अ सोशल सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वयं में ही एक सोशल सिस्टम है. इन एडिशन टू इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अलावा इसमें व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति जो किसी न किसी समाज से जुड़े होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप से जुड़े होते हैं. द ह्यूमन रिलेशन थियरी इज रिगार्डेड एज अ ब्रिटल theory in relation to its impact on productivity. It is also called the neoclassical theory. इसे also neoclassical theory के नाम से भी जाना जाता है human relation theory को, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं impact डाला है productivity पर. It emphasizes efficiency and regards productivity as the essence of an organization, but this theory rely on different techniques to achieve desired objectives. Though, like in terms of achieving objectives, classical and human relation theory are different in their approaches. The human relation theory attempts to eliminate the dehumanism factors of the classical theory. अब देखिएगा, क्लासिकल और जो ह्यूमन रिलेशन थियरी है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन थियरी जो है वो कहते हैं कि भाई मानव नाम की भी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है. सभी जगह आप ह्यूमंस को देखेंगे तो यहाँ पर मशीन करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, यही कहती है ह्यूमन रिलेशन थियरी. अब इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी की इवेल्युएशन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. द ह्यूमन रिलेशन थियरी ब्रिंग्स अ न्यू पर्सपेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी बाय एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सोशो कल्चरल मिलियो. However, this theory is called also criticized on the following grounds. सो देखिएगा, ह्यूमन रिलेशन थियरी ने कहीं ना कहीं जो सोशियो कल्चरल मिलियो है उसको सामने रखा वर्कर्स के, ताकि जो ह्यूमन है उन पर भी ध्यान दिया जा सके, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है. क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट सेवरल शॉर्टकमिंग्स ऑफ रिसर्च मेथड ऑफ हाउथ्रोन सर्वे. सो क्रिटिक्स ने इसे इसके बहुत सारी कमियां निकाली है. इट आर्ग्यूड दैट द सैम्पल साइज एट द हाउथ्रोन प्लांट वॉज इनएडिक्वेट, की जो सैंपल की साइज थी वो इनएडिक्वेट थी.
इट डिड नॉट डील विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि इसने पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील नहीं किया, सिर्फ आपने दो ही ग्रुप पर रिसर्च की. देन कैरेज क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कोऑपरेटिव गर्ल्स, कि एक छोटा सा जो कोऑपरेटिव गर्ल्स का ग्रुप था, डू नॉट इंडिकेट द जर्नल पैटर्न, कि यही एक जर्नल पैटर्न इंडिकेट नहीं कर पाएगा. इनएडिक्वेट सैंपल्स कैन नॉट हेल्प अस टू अराइव एट एक्सेप्टेबल कंक्लूजन, कि इनएडिक्वेट जो सैंपल है वो हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे. The theory supports the old view that monetary incentives, conducive working environment, and discipline are the vital impacting factors of productivity. According to Carey, the theory lacks scientific base. कि मानते हैं कि जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, कंडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन्स है, वो इम्पेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को, लेकिन फिर भी ये थियरी ना ओल्ड जो टैकलिंग है, ओल्ड तरीके जो है उसे यूज़ कर रही है, इसमें साइंटिफिक बेस नहीं है. पीटर एफ ड्रकर जो है वो इसे क्रिटिक करते हैं इस थियरी के. ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो अ क्रिटिक. अकॉर्डिंग टू हिम इट डज नॉट अटैच ड्यू सिग्निफिकेंस टू इकोनॉमिक डायमेंशंस, कि वो ज़रूरत के जो सिग्निफिकेंस है, ज़रूरत वाले जो सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक डायमेंशंस के, वो इंक्लूड नहीं करते. द हार्वर्ड ग्रुप निगलेक्ट्स नेचर ऑफ वर्क, कि इसका जो नेचर है उसका वर्क निगलेक्ट करते हैं. इट प्राइमरली फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, कि ये सिर्फ मानवों के इंटरपर्सनल रिलेशन पर फोकस करते हैं. दिस थियरी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ यूनियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई रोल क्या होता है यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको नहीं समझ पाई ये theory. Mayo and his team substitute human relation oriented supervision for union representatives. Scholars like Lauren Bridge and other criticize the theory as anti-union and pro-management, कि ये जो थियरी है वो anti-union है और pro-management है. Some Marxist critics prefer to call Hawthorne researchers as cow sociologists. So कुछ मार्क्सिस्ट जो है उन्होंने इस स्टडी को काउ सोशलिस्ट्स कहा. अकॉर्डिंग टू देम कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन इज यूटोपियन, कि जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री मैनेजमेंट होता है वो तो नामुमकिन ही है. द थियरी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर द रीजन दैट इट ड्रॉज इंस्पिरेशन मेनली फॉर क्लासिकल थियरीज. इट डिड नॉट go far enough to ensure ultimate contentment and well-being of employees. अब कंक्लूजन निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं. नो थियरी कैन बी रिगार्डेड एज ऑल इंक्लूसिव एंड परफेक्ट. सो किसी भी थियरी को हम परफेक्ट नहीं कह सकते. एल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन थियरी हैज़ ऑल्सो सर्टन शॉर्टकमिंग्स, इसमें कुछ ना कुछ कमियां है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इनके अलावा भी इट मे रिगार्डेड एज माइलस्टोन इन आर्ग्यूमेंटिंग सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, कि इसने कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट का मुद्दा तो दिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट का मुद्दा तो दिया कि दूसरी थियरी ही भी परफेक्ट नहीं है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता वैसे तो. हिज आइडियाज ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशन सिस्टम, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस and human side of organization among others are regarded as very crucial in organization theories. His ideas led to the further development of new human relation approaches. So इसी आइडिया के कारण क्या हुआ, न्यू ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोचेस है उसको भी एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिला. अब न्यू ह्यूमन रिलेशन क्या है वो आगे आप पढ़ेंगे. Particularly in the analysis of the work, design and management evolved in the writings of Douglas McGregor, Abraham Maslow, Friedrich Herzberg, then Caris Agriris, and at last we can say that Elton Mayo and his human relation approach is relevant still today, not only for its innovative ideas but also for practical applications. सो ये हमने आज पढ़ लिया. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है. डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ईजीली आपको अगर वीडियो में कुछ भी देखिए, आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इन वीडियोस की सहायता से अगर आपको 50% भी समझ आता है ना तो भी मेरे लिए बहुत है. क्योंकि एक टीचर का देखिएगा, कोई भी टीचर एकदम से स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकेगा.
अगर 50% भी आपको समझ आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इसमें एक टीचर ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और अब आपको 50% खुद को करना होगा। एक बार स्वयं रीडिंग करनी होगी, इसके बाद बनेगा 100%, क्योंकि 50% मैं समझा सकता हूँ, उससे आगे आपकी स्वयं की सेल्फ स्टडी होती है। तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको चेक करवाना है इन क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दीजिएगा। पर्सनली आप मुझे सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो मीडिया फाइल्स है उसे अलाउड नहीं किया है टेलीग्राम में। आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं इसे, तो मैं आपको चेक कर रीसेंड कर दूंगा। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा और इन्हें सॉल्व कर भेज दीजिएगा। आप रेफरेंस देखिएगा कितने सारे रेफरेंस से इन्होंने इस एक पीडीएफ को बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन। ओके, सो धन्यवाद।